गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस में रवि सर में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पे बाकी के जो भाग हैं लगभग 12 भाग बनाकर उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग को जब भी मौका मिले तब उसे देख लिया कीजिए, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग भाग 12 या भाग 13 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ रोग के बारे में जाने, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, इसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद इम्यूनिटी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इम्यूनिटी में दो चीज़ के बारे में हम लोग जाने थे कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीजेन के बारे में। एंटीजेन नहीं, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के बारे में। प्रतिरक्षी या तो इसे कहा जाता है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। अब ध्यान दीजिएगा, हम उस दिन रक्त समूह, पिछले क्लास में हम रक्त समूह लिखाए थे। तो रक्त समूह के निर्माण में दो चीज़ मेन सहायक होता है, या दो चीज़ मुख्य रूप से कार्य करता है। कौन कौन सा? तो एक हम बताए थे कि एंटीजेन और दूसरा एंटीबॉडी, ठीक है। तो आज एंटीबॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे प्रतिरक्षी कहा जाता है। आगे एंटीजेन के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये होता क्या है प्रतिरक्षी? ध्यान से देखिएगा। तो एंटीबॉडी प्रोटीन, इसके बारे में लिखिएगा। एंटीबॉडी प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्युलिन नामक ग्लोब्युलिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन, ग्लोब्युलिन, इम्यूनोग्लोब्युलिन नामक ग्लोब्यूमर प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूमर ग्लोब्यूमर प्रोटीन होता है। क्या लिखे? एंटीबॉडी जो होता है या प्रतिरक्षी जो होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो इम्यूनोग्लोब्युलिन नामक ग्लोब्यूमर प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला देखिएगा, ये है इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, ठीक है। दूसरा है इम्यूनोग्लोब्युलिन, दूसरा जो है इम्यूनोग्लोब्युलिन डी। तीसरा जो है उसे कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन ई। चौथा जो है उसे कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है जी, और पांचवा जो है इम्यूनोग्लोब्युलिन एम। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आईजीए, जिसे इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, आईजीबी, जिसे इम्यूनोग्लोब्युलिन डी कहा जाता है, आईजीई मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, दूसरा आईजीजी मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, और पांचवा आईजीएम इम्यूनोग्लोब्युलिन एम। ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी प्रोटीन पाए जाते हैं। ये पांचों प्रकार के जो एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। इनके कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले देखे 5 प्रकार का प्रोटीन, वो लिख दिए। अब इन सब के अलग अलग कार्य के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आईजीए जो होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें लिखिएगा, यह हमारे शरीर में स्रावित होने वाली सभी पदार्थ, यह हमारे शरीर में स्रावित होने वाली
सभी पदार्थ, स्रावित होने वाली सभी पदार्थ जैसे श्लेष्मा, माँ का दूध, जैसे श्लेष्मा, कौमा, माँ का दूध आदि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ध्यान से देखिएगा। यह हमारे शरीर में स्रावित होने वाली सभी पदार्थ जैसे श्लेष्मा, माँ का दूध आदि में पाया जाता है। दूसरा जो है आपका IgD, ये कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बी लिम्फोसाइट कोशिका, इसका क्या कार्य है? तो यह बी लिम्फोसाइट, इसके बारे में हम बता चुके हैं बी लिम्फोसाइट क्या है। तो बी लिम्फोसाइट कोशिका को सक्रिय करता है। बी लिम्फोसाइट कोशिका को सक्रिय करता है। यह विषैले पदार्थ एवं एर्जेलेंस के विरुद्ध सक्रिय करता है तथा यह विषैले पदार्थ एवं एलर्जेंस के विरुद्ध कार्य करता है। एलर्जेंस के विरुद्ध कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, IgD जो है यह बी लिम्फोसाइट कोशिका को सक्रिय करता है तथा विषैले पदार्थ एवं एलर्जेंस के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, ये IgD का कार्य है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IgE के बारे में। तो IgE में क्या है? यह एलर्जी की क्रिया में उपयोगी है। यह एलर्जी की क्रिया में उपयोगी है। यह किस में उपयोगी होता है? तो एलर्जी की क्रिया में उपयोगी होता है। उसके बाद सबसे मुख्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। ये दोनों क्या है? तो IgG जो होता है यह लगभग हमारे शरीर में जितना एंटीबॉडी पाया जाता है उसका लगभग 75% भाग जो होता है वह IgG होता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी। ठीक है, यह लगभग 75% भाग, या तो इसको कहा जाता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। इसको कहा जाता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। सबसे अधिक पाया जाने वाला एंटीबॉडी है जो विषैले पदार्थ एवं जीवाणुओं आदि से, जो विषैले पदार्थ एवं जीवाणुओं आदि से, जो विषैले पदार्थ एवं जीवाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो सबसे अधिक, यह सबसे अधिक पाया जाने वाला एंटीबॉडी है जो विषैले पदार्थ एवं जीवाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन है? तो इम्यूनोग्लोब्युलिन जी है। और सबसे कम पाया जाने वाला अगर आपसे कहे तो कहिएगा इम्यूनोग्लोब्युलिन एम है। ठीक है, इसमें है कि यह सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला यह क्या है? तो यह सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। यह सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है जो संक्रमण स्थल पर पहुंचकर, जो संक्रमण स्थल पर
पहुंचकर, जो संक्रमण स्थल पर पहुंचकर, जो संक्रमण स्थल पर पहुंचकर इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी को बनाने में मदद करता है, को बनाने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसकी मात्रा कम होती है। जिस स्थान पर संक्रमण होता है उस स्थान पर यह पहुंचकर इम्यूनोग्लोब्युलिन जी बनाने में मदद करता है। सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला, हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का नाम अगर पूछे तो IgM है या इम्यूनोग्लोब्युलिन M है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला IgG है। ठीक है, अगर कहे माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है तो इम्यूनोग्लोब्युलिन A पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि हमारे बी लिम्फोसाइट कोशिका को कौन सक्रिय करता है तो ये कहिएगा इम्यूनोग्लोब्युलिन D, और यह एलर्जेंस के विरुद्ध भी कार्य करता है। ठीक है, जबकि एलर्जेंस में या एलर्जी में उपयोगी कौन होता है तो IgE। ठीक है, IgE या इम्यूनोग्लोब्युलिन E यह एलर्जी की क्रिया में उपयोगी होता है। ठीक है, इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा। इसको एक बार लिख लीजिएगा। चलिए आगे इसको आप लिखते रहिएगा, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको जब लिखना होगा तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अब ये हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक जो पढ़े थे वो था हमारे शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, लेकिन अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र, या तो इसी को कहा जाता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, या तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए, इसका निर्माण करता कौन होता है तो इसको जो निर्माण करता है उसे कहा जाता है निर्माणकर्ता, जो होता है टी लिम्फोसाइट। इसका निर्माणकर्ता कौन होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका कार्य लिखेंगे, यह प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में पहुंचकर, यह प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में पहुंचकर या शरीर में पहुँचे, जो पहले से पहुंचा हुआ है, शरीर में पहुँचे जीवाणु, विषाणु व कवक आदि के विरुद्ध, जीवाणु, विषाणु व कवक, जीवाणु, विषाणु व कवक आदि के विरुद्ध कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे कि यह प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में जो पहले से पहुंच चुका है जीवाणु, विषाणु या कवक, उसके विरुद्ध यह कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्य क्या है इसका, तो बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही बाह्य कारकों के
संपर्क में आते ही, बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही टी लिम्फोसाइट विभाजित होकर टी लिम्फोसाइट विभाजित होकर अपने समान 4 प्रकार की कोशिकाओं का विभाजित होकर अपने समान 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती है। ये चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला है घातक टी लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसे कहा जाता है लिम्फोसाइट कोशिका, जिसे कहा जाता है किल टी सेल, घातक टी लिम्फोसाइट किल टी सेल कोशिका। जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिका, सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिका, इसे कहा जाता है हेल्पर टी सेल, ठीक है। तीसरा जो नाम आता है वो है दबाने वाली टी लिम्फोसाइट कोशिका, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट कोशिका, ठीक है। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल। और लास्ट में जो चौथा होता है उसे कहा जाता है स्मृति टी लिम्फोसाइट, स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिका, जिसे कहा जाता है मेमोरी टी सेल, ठीक है। ये चारों प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो घातक टी लिम्फोसाइट कोशिका, सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिका, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट कोशिका और स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिका। इन चारों का परिभाषा हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। तो ये चारों कौन होते हैं? तो ये कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र हैं, जो कि जिसके निर्माणकर्ता कौन होते हैं? तो टी लिम्फोसाइट कोशिका होते हैं, ठीक है। चूँकि ये कोशिका माध्यित हैं इसीलिए यहाँ पे टी लिम्फोसाइट कोशिका होगा, टी लिम्फोसाइट कोशिका, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख दीजिएगा। अब एक एक करके हम इसको परिभाषित करेंगे। चलिए, सबसे पहला में आते हैं सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिका। सबसे पहला क्या था? तो यह था सहायक टी लिम्फोसाइट
कोशिका, हेल्पर टी सेल। ठीक है, इसको क्या काम है, तो यह सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टी लिम्फोसाइट है। पहला पॉइंट है इसका कि यह सबसे अधिक पाई जाने वाली लिम्फोसाइट्स है, पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट है। यह सबसे अधिक पाए जाने वाली टी लिम्फोसाइट है। उसके बाद ये दूसरा तो लिखाने हम लोग, अच्छा उसके बाद उसको लिखा देंगे। दूसरा है सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में प्रेरित करता है। सहायक टी लिम्फोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है टी लिम्फोसाइट घातक टी कोशिकाओं को भी उत्प्रेरित करती है। टी लिम्फोसाइट घातक टी लिम्फोसाइट कोशिका को भी उत्प्रेरित करती है, घातक टी लिम्फोसाइट को भी उत्प्रेरित करती है, जिससे वे सक्रिय होकर सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। जिससे वे सक्रिय होकर सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है HIV नामक वायरस सहायक टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। HIV नामक वायरस सहायक टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, सहायक टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ध्यान से देखिएगा, सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिका क्या है, तो यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली टी लिम्फोसाइट है। दूसरा, सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तीसरा क्या है, टी लिम्फोसाइट घातक टी लिम्फोसाइट कोशिका को भी उत्प्रेरित करता है, जिससे वे सक्रिय होकर सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। और लास्ट है HIV नामक वायरस सहायक टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बाकी जो आपका 3 टी लिम्फोसाइट बचा है उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक है। बाकी आप लोग वीडियो को अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।